नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद है। कोई उसे रॉबिन हुड का नाम लेकर पुकारता है तो कोई टाइगर ऑफ बंगाल कहकर पार्टी के अन्य नेताओं से मिलवाता है। जिसने बंदूक तो छोड़ी लेकिन आक्रामकता नहीं, जिसने नक्सलवाद का रास्ता तो त्यागा लेकिन लड़ाई नहीं। लड़ाई जो कभी सीपीआईएम के शासनकाल में तो कभी तृणमूल कांग्रेस द्वारा संचालित राज्य मशीनरी से। वो डटा रहा और कांग्रेस में अपना कद भी बढ़ाता रहा। साल 2007 की बात है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और दिल्ली के अशोका होटल में सोनिया गांधी ने डिनर का आयोजन किया। वैसे तो इस डिनर का मुख्य मकसद सांसदों की प्रतिभा पाटिल से मुलाकात कराना था, लेकिन उस वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रियरंजन दास मुंशी के बगल में बैठे एक नेता का परिचय सोनिया गांधी ने टाइगर ऑफ बंगाल के रूप में कराया। आज उसी नेता की कहानी सुनाऊंगा और साथ ही उसके नक्सली से लोकसभा का नेता बनने की पूरी दास्तां भी बताऊंगा। वो नाम है लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी। 1991 में पहली बार नवाग्राम विधानसभा चुनाव लड़े तो बंगाल में ज्योति बसु की सरकार चल रही थी और सीपीएम के 300 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने उनको खदेड़ कर एक मतदान केंद्र में बंधक बना लिया। 1991 का चुनाव 1401 वोट से हारे अधीर रंजन चौधरी ठेका से हो रही कमाई को रॉबिनहुड की तरह ज़रूरतमंद लोगों के इलाज, पढ़ाई, बेटियों की शादी में बांटते रहे। साल था 1996। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। कोलकाता में कांग्रेस के दफ्तर में मीटिंग चल रही थी। उत्तरी बंगाल का एक जिला मुर्शिदाबाद सीट से पिछला विधानसभा चुनाव करीबी अंतर से हारने वाले नेता का नाम आगे किया जाता है। उस वक्त की वरिष्ठ कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने उस नाम पर विरोध किया, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद अधीर रंजन चौधरी को टिकट मिल जाता है और वह चुनाव जीत भी जाते हैं। इसके बाद विधानसभा चुनावों से शुरू हुआ यह जीत का सिलसिला 3 साल बाद लोकसभा चुनाव में भी कायम रहता है। वो लगातार जीतते हैं। फिर आता है लोकसभा चुनाव 2019 का साल। टीएमसी के अखंड राज में जनता की ममता बीजेपी पर जमकर बरसी और 2 से उसकी सीटें बढ़कर 17 हो गई। लेकिन इस चुनाव में भी 1999 से लोकसभा चुनाव फतह करने वाले अधीर रंजन चौधरी ने अपना करिश्मा कायम रखा। चौधरी के बारे में इंडिया टुडे मैगजीन ने आज से 1.5 दशक पहले एक रिपोर्ट की थी और उन्हें प्रिंस ऑफ मुर्शिदाबाद बताया था। नक्सली से नेता बनने की कहानी। अधीर रंजन चौधरी नक्सली थे और स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़कर नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए थे। इमरजेंसी के दौर में मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए। 1977 में राज्य में ज्योति बसु की सरकार आई तो सैकड़ों नक्सलियों को माफ़ी दी गई। अधीर रंजन उनमें से एक थे। फिर बाद में राजीव गांधी के दौर में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। जेल में रहते हुए लड़ा 1996 का चुनाव। वर्ष 1996 के विधानसभा चुनाव में एक सीपीएम नेता के परिजन की हत्या के आरोप में जेल में रहने के बावजूद चौधरी ने नवग्राम विधानसभा सीट जीत ली। मुर्शिदाबाद के एक पुराने कांग्रेसी नेता के अनुसार उस वक्त अधीर के भाषणों को जेल के भीतर रिकॉर्ड किया जाता था और उनको पार्टी की रैलियों में चलाया जाता था। अधीर वर्ष 1996 में पहली बार विधायक बने और उसके 3 साल बाद सांसद। उन्होंने जिले की बहरमपुर लोकसभा सीट से 1999 में उस समय चुनाव लड़ा था जब वर्ष 1951 के बाद वहां कांग्रेस कभी जीती ही नहीं थी। वह सीट आरएसपी की गढ़ थी। 1999 के लोकसभा चुनाव में आरएसपी के सिटिंग एमपी प्रमोतेश मुखर्जी को हराकर पहली बार लोकसभा पहुंचे अधीर रंजन चौधरी को प्रमोतेश ने 1993 में rediff.com से क्रिमिनल, गुंडा, स्कूल ड्रॉप आउट और निरक्षर तक कहा था और आरोप लगाया था कि अधीर रंजन चौधरी ने क्राइम और ठेकों से करोड़ों रुपए कमाए हैं, जिससे वो लोगों को लुभाता है। अधीर रंजन ने महज 3 साल में विधायक के तौर पर इतना काम किया कि इलाके के लोग उनके दीवाने हो गए और आरएसपी की गढ़ ध्वस्त करके जीते और लोकसभा पहुंचे। 1952 के संसदीय चुनाव से मात्र 1984 को छोड़कर आरएसपी की जीत का गवाह रही बहरामपुर सीट से दूसरी बार कांग्रेस का कोई कैंडिडेट जीता था, जो तब से अब तक कभी नहीं हारा। सभी आरोपों से बेपरवाह अधीर चौधरी अगला चुनाव भी जीतते हैं, लगातार जीतते हैं, 5 बार जीतते हैं। प्रणव की जीत के वास्तुकार। अधीर ने खुद तो इलाके में अपनी बादशाहत कायम रखी ही है। उनकी पहल पर ही कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी ने भी वर्ष 2004 में जिले की जंगीपुर संसदीय सीट से अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता था।
साल 2004 और 2009 में इस अल्पसंख्यक बहुल सीट से प्रणब की जीत के असली वास्तुकार अधीर ही थे। बीजेपी में शामिल होने की लगी थी अटकलें। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस की कमान चौधरी से लेकर सोमेन मित्र को सौंप दी थी। इससे अधीर रंजन चौधरी की नाराजगी स्वाभाविक थी। वे लेफ्ट फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी तरह के तालमेल के सख्त खिलाफ थे। अधीर शुरू से ही राज्य की दोनों पुरानी पार्टी लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस से समान दूरी बरतने की वकालत करते रहे। शायद यही वजह है कि अब की लोकसभा चुनावों से पहले अधीर के बीजेपी में शामिल होने की अफवाहें काफ़ी तेज हो गई थी, लेकिन उन्होंने संयम बरता और अब उनकी लोकसभा में कांग्रेसी संसदीय दल के नेता के तौर पर इसका इनाम भी मिला है। निजी जीवन से जुड़े कई विवाद। पारिवारिक जीवन में अधीर रंजन चौधरी की पहली पत्नी अर्पिता मजमूदार चौधरी ने तलाक लेने के बाद तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली और उनका भाई अभी भी तृणमूल में है। अधीर के खिलाफ होने के बाद वो उन्हें उसी जिले में चैलेंज भी करने लगी। जनवरी 2019 में उनका निधन हो गया। इससे पहले उनकी इकलौती बेटी श्रेयसी चौधरी की 2006 में अपार्टमेंट में कथित तौर पर कूदने से मौत हो गई थी। लोकसभा चुनाव में पर्चा भरे जाने के वक्त अधीर रंजन ने खुलासा किया कि उन्होंने अतासी चट्टोपाध्याय चौधरी से दूसरी शादी की है और उनकी भी एक बेटी है जिसे उन्होंने गोद ले लिया। अधीर अक्सर कहते हैं कि वे एक पैदल सिपाही हैं जो युद्ध के मोर्चे पर हमेशा सामने खड़ा रहता है, इसलिए वह पैदल सिपाही की तरह लड़ते रहेंगे। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता बनने के बाद भी उन्होंने यही बात दोहराई थी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान ने बंगाल में वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले चौधरी को लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाकर राज्य में संगठन की मजबूती के लिए उनके करिश्माई व्यक्तित्व पर भरोसा जताया है। शायद अब आलाकमान ने भी मान लिया है कि बंगाल में ही अधीर ही पार्टी का भविष्य है। विवादित बयानों के हैं बादशाह। बीजेपी सदस्य सत्यपाल सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना स्वामी विवेकानंद से की थी, जिनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इस पर अधीर रंजन ने कहा कि कोई किसी की तुलना किसी से भी कर सकता है, उसका अधिकार है, लेकिन नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक युग में थे और योगी थे, जबकि आज हम भौतिक युग में हैं। चौधरी ने प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर बीजेपी सदस्यों ने आपत्ति जताई थी। क्या कहा था अधीर रंजन ने, खुद ही सुन लीजिए। देखिए, बात ऐसा है कि आप किसी को स्तुति करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। प्रधानमंत्री आपका नहीं, प्रधानमंत्री हमारा भी है, हम सबका प्रधानमंत्री है। लेकिन क्योंकि आपके पार्टी के लीडर है, स्तुति करना ही चाहिए। लेकिन स्तुति करते करते हद की बाहर होना बेमानी लगता है, ये जरूर मैं कहूंगा। आप बहुत ज्ञानी है सारंगी जी, बहुत ज्ञानी है आप। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी से, खासकर उनका नाम नरेंद्र मोदी है, इसलिए आप नरेंद्र दत्त को आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी से मिलावट करें, ये गलत है, ये जरूर मैं कहूँ। इस पर बुरा मत मानिए। मैं भी प्रधानमंत्री जी को सम्मान करता हूँ, जरूर सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये देश की प्रधानमंत्री बने हैं, एक बार नहीं 2 दफे, तो इसमें तो सम्मान करना ही चाहिए। कम से कम हमारा लोग इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इतना ये हद तक तो नहीं गया ना। वो तो कहाँ माँ गंगा और कहाँ गंदी नाली, तो ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो। लोकसभा में कॉर्पोरेट टैक्स कटौती पर चर्चा के दौरान अधीर रंजन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को निर्मला सीतारमण बता दिया था। कभी कभी मुझे आपको बहुत सम्मान तो करते हैं, आपको हालात देख के मुझे कभी कभी कहने को दिल करते हैं कि आपको निर्मला सीतारमण के बदले निर्मला सीतारमण तो कहना ठीक होगा या नहीं, क्योंकि आप मंत्री पद पे है, लेकिन आपके मन मतिक आप जो चाहते हैं वो करने पाते या नहीं मुझे मालूम नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने एनआरसी का विरोध करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घुसपैठिया बता दिया था। उन्होंने कहा था कि वे गुजरात से आकर दिल्ली में बस गए हैं। संसद में अधीर रंजन चौधरी के बयान पर जमकर हंगामा हुआ था और इस बयान पर भी उन्हें अफसोस जताना पड़ा था। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में कांग्रेस की एक जनसभा में बोल रहे थे। इस दौरान अधीर रंजन ने कहा कि बीजेपी वाले उनका परिचय पाकिस्तान के तौर पर करवाते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, मैं पाकिस्तानी हूं। इसके बाद कांग्रेस सांसद ने मोदी शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ पर हाँ को हाँ बोलना खतरे से खाली नहीं है।
दिल्ली में बैठे लोग जो कहेंगे हमें मान लेना होगा, वरना हम देशद्रोही बन जाएंगे। ये देश नरेंद्र मोदी अमित शाह के बाप का नहीं है। आज के लिए दे इजाजत, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।